बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जन्मजात बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए अब यूपी के शहरों में भी चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जन्मे शिशुओं की जन्मजात बीमारियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जाएगा। बीमार बच्चों को चिन्हित कर उन्हें मुफ्त उपचार दिलाया जाएगा। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब इसका विस्तार कर इसे शहरों में भी चलाया जाएगा। पहले चरण में 15 शहरों में यह अभियान चलेगा। डॉक्टर्स व कर्मियों की 40 मोबाइल टीम्स इसके लिए गठित की जाएंगी। यूपी सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को उद्यम लगाने के लिए पूंजी और जमीन देगी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को उद्यम लगाने के लिए पूंजी के साथ ही जमीन भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि पीएम अजय के तहत पात्रता के लिए अनुसूचित जातियों को आय सीमा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पीएम अजय के तहत अनुसूचित जाति के लोग कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग और सेवा व्यापार आदि के तहत अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। अच्छी खबर, वाराणसी के 87 गांवों को 24 घंटे बिजली की तैयारी, बढ़ेगी ट्रांसफार्मर्स की क्षमता। वाराणसी नगर निगम में शामिल 87 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पूर्वांचल डिस्कॉम ने तैयारी शुरू कर दी। इन गांवों में स्थापित उपकेंद्रों के फीडर्स की संख्या और ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जल्दी शहरी गांवों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। दरअसल शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ गांव में भी काम किया जा रहा है। छोटे किसानों को मिलेगा फ्री बोरिंग योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए कई स्कीम चला रही है। ऐसी ही एक योजना छोटे और सीमांत किसानों को फ्री बोरिंग की सुविधा प्रदान करना है। इस स्कीम का नाम यूपी फ्री बोरिंग योजना है। इसके तहत जिन किसानों की न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इस बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था खुद किसान को करनी पड़ेगी। आवेदनकर्ता यूपी का स्थायी नागरिक हो। राज्य के लघु और सीमांत वर्ग के ही किसान केवल आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तीनों को मिलेगा। अयोध्या चित्रकूट धाम मार्ग से सीधे जुड़ेगा सीताकुंड धाम। 2 लिंक हाईवे 4 लेन में बदलेंगे। सुल्तानपुर में आदि गंगा गोमती तट पर स्थित सीताकुंड घाट सीधे अयोध्या प्रयागराज चित्रकूट धाम मार्ग से जुड़ेगा। इस परियोजना को लेकर 60 करोड़ रुपए की धनराशि से शहर के 2 लिंक हाईवे निर्माण को लेकर अपनी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराएगा। शहर के अंदर 50 फीट और शहर के बाद 75 फीट चौड़ाई होगी। निर्धारित सीमा के अंदर कब्जेदारों को मुआवजा नहीं मिलेगा। लोक निर्माण विभाग ने अब अयोध्या प्रयागराज चित्रकूट धाम मार्ग को शहर के आदि गंगा गोमती तट पर स्थित पौराणिक स्थल सीताकुंड को सीधे जोड़ने की योजना बनाई है। ताजमहल के 500 मीटर दायरे में नहीं हटेंगी दुकानें। ताजमहल के 500 मीटर परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ताजगंज के कारोबारियों के पक्ष में आदेश दिया। साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा दिए गए सभी नोटिस वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिपोर्ट मांगी। इधर इस फैसले से ताजगंज के लोगों में खुशी का माहौल है। क्यूएस रैंकिंग में मिली जगह, यूपी से सिर्फ यही राज्य विश्वविद्यालय रैंकिंग सूची में शामिल। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर एशिया 2023 की जारी रैंकिंग सूची में अपनी जगह बनाई। प्रतिष्ठित और विशिष्ट सूची में स्थान पाने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय बन गया। रैंकिंग सूची में लखनऊ विश्वविद्यालय को 65 से 700 के बैंड में स्थान मिला। ये उपलब्धि उसे लगातार दूसरे वर्ष मिली है। इसके अलावा बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह में हनुमान चालीसा करने की हिंदू महासभा की घोषणा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह में लड्डू गोपाल का अभिषेक और हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की। इसके लिए देश के विभिन्न स्थानों से लोगों को आमंत्रित किया गया। बुधवार को महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने डैम्पियर नगर स्थित होटल में मीडिया कर्मियों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह हमारा मौलिक अधिकार है। महासभा ने बीते वर्ष भी 6 दिसंबर को लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की घोषणा की थी, लेकिन प्रशासन ने कार्यक्रम स्थगित कराया और शाही मस्जिद ईदगाह पर कड़ी चौकसी की। नोएडा मेरठ की हवा बहुत खराब, गाजियाबाद गोरखपुर भी पीछे नहीं।
यूपी में वायु गुणवत्ता में गिरावट जारी है और आज को ये कई शहरों में बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। अधिकारियों की एक रिपोर्ट के अनुसार नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 339 था, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई। ग्रेटर नोएडा में AQI 322 और मेरठ में 304 मापा गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार अगले 3 दिनों तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रहने की उम्मीद है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि जल्द ही। प्रदेश के साहित्य प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित हो सकती है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा की तैयारियों में लगा है और फिलहाल प्रश्न पत्र निर्माण का कार्य चल रहा है। जनवरी में परीक्षा होने की उम्मीद है। इन पदों के लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी आयोग पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। 2 दिवसीय 16वें अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में आज से होगा फिल्मकारों का जमावड़ा। काकोरी एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की स्मृति में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश का पहले चर्चित फिल्म समारोह ने धड़कनें बढ़ा दी हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेनीगंज के सभागार में 10-11 नवंबर को आयोजित होने वाले अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में सरोकारी फिल्मों का प्रदर्शन, फोटो एवं दस्तावेजों की प्रदर्शनी, सेमिनार, नाटक, पोस्टर, रंगोली प्रतियोगिता, फैशन शो, पुस्तक प्रदर्शनी, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप आदि विविध सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आडवाणी समेत 32 आरोपितों को बरी करने के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी सहित सभी 32 आरोपितों को बरी करने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को विचार योग्य नहीं पाया। चीनी मिलें चलाने की तारीख तय, किसानों का भी 907 करोड़ रुपया बकाया। किसानों को इस बार भी समय पर गन्ना बकाया राशि मिलने की उम्मीद धूमिल होती जा रही है। ये स्थिति तब है जबकि शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चीनी मिलों को नया सत्र शुरू करने से पहले पिछले बकाये का पाई किसानों को भुगतान करना होगा, लेकिन प्रशासनिक लचर रवैये के कारण यह संभव होता नहीं दिख रहा। लखीमपुर खीरी और रोहिलखंड मंडल की चीनी मिलों पर अब भी 907 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। मिलों ने सभी निर्देशों को अनसुना कर पेराई शुरू करने की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। UPPCL कार्यकारी सहायक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कार्यकारी सहायक परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। भर्ती परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upnergy.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। UPPCL के कार्यकारी सहायक CBT परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी। भर्ती अभियान का उद्देश्य कार्यकारी सहायकों के लिए कुल 1273 रिक्तियों को भरना है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को फिर जारी होगा नोटिस। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को। श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के वाद पर बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में सुनवाई हुई। बुधवार को प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उपस्थित नहीं हुआ। वादी पक्ष के अधिवक्ता दीपक देवकीनंदन शर्मा ने कहा कि जानबूझकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उपस्थित नहीं हो रहा। न्यायालय ने दोबारा से बोर्ड को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा, प्रयाग से सहारनपुर तक नई ट्रेन भी चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सहारनपुर दिल्ली ट्रैक पर जल्दी वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। इसके लिए ट्रैक पर करीब 48-50 पॉइंट्स को तैयार किया जा रहा है। साथ ही देश भर के सभी जैन तीर्थ स्थानों को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। सहारनपुर से प्रयागराज के लिए संगम के साथ ही नई ट्रेन चलाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल 112 दिनों में दौड़ने को तैयार हाई स्पीड ट्रेन। NCRTC ने काम किया तेज। अब सिर्फ 112 दिनों में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल दौड़ने को तैयार है। रैपिड रेल का ये पहला चरण होगा जो साहिबाबाद से दोहाई के बीच दौड़ेगी। उसके बाद दोहाई से शताब्दी नगर के बीच दूसरा चरण होगा जो दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। अब मेरठ में रुड़की रोड मोदीपुरम तक तेजी से काम चल रहा है। NCRTC ने अब दिनों के हिसाब से रैपिड रेल के कार्यों को लक्ष्य के अनुसार पूर्ण करना प्रारंभ कर दिया है। NCRTC की ओर से जारी सूचना के तहत अब 112 दिनों में साहिबाबाद से दुहाई 17 किलोमीटर ट्रैक पर हाई स्पीड रैपिड रेल संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। उपराजभर ने मैनपुरी और खतौली के लिए घोषित किए प्रत्याशी।
ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के साथ ही रामपुर और खतौली विधानसभा सीट्स के उपचुनाव में किस्मत आजमाएगी। ओपी राजभर ने मैनपुरी और खतौली के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। रामपुर के लिए भी जल्दी प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। इटावा में सुबह सपा की जनसभा के दौरान ओपी राजभर ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए रमाकांत कश्यप को प्रत्याशी घोषित किया गया। खतौली विधानसभा सीट पर रमेश प्रजापति को उतारा गया है। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेन्स का कम होगा किराया। सरकार अब यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। दरअसल कोरोना काल के बाद रेलवे ने काफी कुछ बदलाव किया। अब रेलवे यात्रियों को लुभाने के लिए राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेन्स में आपको बता दें कि डायनामिक किराए को खत्म करने के बारे में सोच रही है। दरअसल रेल मंत्री से एक सवाल पूछा गया कि नेगेटिव रिस्पांस और पैसेंजर्स की संख्या में कमी को देखते हुए क्या सरकार डायनामिक किराए की व्यवस्था को वापस लेने पर विचार कर रही है। इसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि फिलहाल सरकार की फ्लेक्सी फेयर पॉलिसी को वापस लेने की कोई योजना नहीं है। नितिन गडकरी ने कहा, देश आर्थिक सुधारों के लिए मनमोहन सिंह का ऋणी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके लिए देश उनका ऋणी है। गडकरी ने यहां आयोजित TIOL पुरस्कार 2022 समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बताते हुए कहा कि मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। नोटबंदी को लेकर अखिलेश यादव ने फिर से भाजपा सरकार को घेरा। वर्ष 2016 की नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नोटबंदी के सारे दावे फेल हो गए। बस यही उपलब्धि है कि नकदी का चलन 71.84% बढ़ गया और खजांची स्कूल जाने लगा। भाजपाई 15 लाख रुपए न सही, खजांची की फीस ही दे दें। भारत के इन राज्यों में कभी भी दरक सकती है धरती। नेपाल में मंगलवार बुधवार की रात आए भूकंप के झटके भारत में भी महसूस किए गए। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप का असर देखने को मिला। भूकंप के झटके को लेकर IIT कानपुर के रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ। इसके अनुसार भारत के हिमालयन राज्यों में कभी भी भयावह भूकंप आ सकता है। ये भूकंप 1505 और 1803 में आए भूकंप जैसा हो सकता है। पाकिस्तान 13 साल बाद T20 विश्व कप फाइनल में। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान की टीम 13 साल बाद T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची। इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 152 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 5 गेंद रहते 3 विकेट खोकर 153 रन बनाए, लक्ष्य हासिल कर लिया। अब फाइनल में पाकिस्तान का सामना भारत इंग्लैंड मैच के विजेता से होगा। सूर्या ने रैंकिंग में फिर किया कमाल, करियर के नए शिखर पर पहुंचे। भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले ICC की तरफ से बड़ा इनाम मिला। T20 वर्ल्ड कप 2022 में 3 अर्धशतक लगा चुके सूर्या ने T20 रैंकिंग में अपने करियर की बेस्ट रेटिंग अंक हासिल कर लिए। इस मामले में उन्होंने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। टीम इंडिया के 32 साल के इस दाएं हाथ सूर्या ने रैंकिंग में फिर किया कमाल, करियर। चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित होगी लखनऊ की मोहान रोड योजना। चंडीगढ़ के पंचकुला की तरह लखनऊ की मोहान रोड योजना को विकसित किया जाएगा। इस योजना में कमर्शियल और आवासीय क्षेत्र अलग अलग विकसित होंगे। कमर्शियल क्षेत्र के साथ पार्किंग एरिया विकसित किया जाएगा। लव्यप्रा मोहान रोड योजना में केवल अपार्टमेंट ही नहीं बनाएगा, 72 वर्ग मीटर से लेकर 500 वर्ग मीटर के आवासीय और कमर्शियल भूखंड भी विकसित करेगा। इंजीनियर और डॉक्टर सहित पेशेवर लोगों के लिए अलग अलग कमर्शियल और आवासीय क्लस्टर विकसित होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।